चलिए हम आपको ले चले बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स में आगे कहानी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा फॉर्म आर डाइजेस्टिबल इन एनिमल्स व्हाइल पॉलीमर्स ऑफ बीटा फॉर्म आर नॉट डाइजेस्टिबल इन एनिमल्स। देखो तुमको हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, याद है? हाँ। दो तरह का ग्लूकोज होता है, एक अल्फा फॉर्म में पाया जाता है, एक बीटा फॉर्म में। तो कह रहा है पॉलीमर्स ऑफ अल्फा फॉर्म ग्लूकोज का जो पॉलीमर्स होता है, पॉलीमर्स और मोनोमर, देखो दो चीज आएगा, एक को बोलते हैं मोनोमर्स, एक को क्या बोलते हैं पॉलीमर्स। मोनोमर्स मतलब हुआ बनाने वाला, किसी भी चीज को कोई बनाता है ना, तो छोटा छोटा चीज मिलके बहुत सारा बड़ा चीज बना है, तो जो छोटा चीज हुआ ना उसको कहेंगे मोनोमर्स। क्या कहेंगे? और जब सारा मोनोमर्स मिलके जो बड़ा चीज बनाता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? तो अगर अल्फा फॉर्म का जो पॉलीमर्स है वो एनिमल्स में डाइजेस्टिबल है, उसको क्या करता है, कोई भी जानवर डाइजेस्ट कर सकता है, पचा सकता है, समझ में आ रहा है? व्हाइल पॉलीमर्स ऑफ बीटा फॉर्म आर नॉट डाइजेस्टिबल, जबकि जानवर में किसी भी एनिमल्स में बीटा फॉर्म का जो पॉलीमर्स होता है, बीटा फॉर्म ग्लूकोज का, किसी का भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, समझ में आ रहा है? आगे देखो अल्फा डी ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। कह रहा है देखो अल्फा डी ग्लूकोज जो हम पढ़ाए थे स्ट्रक्चर, वो किसका मोनोमर होता है? स्टार्च का और ग्लाइकोजन का। देखो दो कंपाउंड है, एक है स्टार्च एक है ग्लाइकोजन। जैसे तुम रोटी खाते हो, चावल खाते हो कि नहीं, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में क्या जाता है? स्टार्च। बॉडी में जो एनर्जी आ जाता है रोटी खाने से, चावल खाने से, इसी की वजह से होता है। ये स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स बड़ा सा मॉलिक्यूल है, किससे बना है? अल्फा डी ग्लूकोज। यानी स्टार्च और ग्लाइकोजन को कौन बनाता है? अल्फा डी ग्लूकोज। जो जिसको बनाता है वो कहलाता है मोनोमर। क्या कहलाता है? मोनोमर। अल्फा डी ग्लूकोज क्या है? मोनोमर। जो नया चीज बना मोनोमर के द्वारा वो कहलाता है पॉलीमर। क्या कहलाता है? पॉलीमर। यानी स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज का। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर है। किसका? स्टार्च ऑफ ऑक्सीजन। व्हाइल बीटा डी ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ सेलुलोज। देखो सेलुलोज भी एक तरह का पॉलीमर है, सेलुलोज भी एक तरह का पॉलीमर, इसको हम पढ़ाएंगे आगे। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है ना, कैसे क्या चीज होता है? सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है? बीटा डी ग्लूकोज। सेलुलोज किससे बना है? बीटा डी ग्लूकोज। यानी बीटा डी ग्लूकोज क्या है? मोनोमर। किसका मोनोमर है? सेलुलोज। सेलुलोज पॉलीमर है किसका? बीटा डी ग्लूकोज। मोनोमर मतलब हुआ, जैसे देखो एक मोनोमर मतलब क्या हुआ? छोटा सा यूनिट, एक यूनिट दूसरा यूनिट तीसरा यूनिट, बहुत सारा यूनिट एक दूसरे से जुड़ा तो एक बड़ा सा यूनिट बना। नहीं बनता बड़ा सा चीज, तो उसी को जो बड़ा चीज बना उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर। जो छोटा छोटा यूनिट जो लगा था उसको क्या बोलेंगे? देखो आगे देखो क्या लिखा, देयर आर एनिमल्स वेयर सेलुलोज द पॉलीमर्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज डाइजेस्ट। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जहां पे सेलुलोज को डाइजेस्ट किया जाता है, सेलुलोज को पचाया जाता है, समझ में आ रहा? कौन ऐसा जानवर है? देखो एग्जांपल के तौर पे रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब होता है घास खाने वाला जानवर, जैसे गाय, बैल, बकरी, भैंस। घास खाता है, घास से क्या उसकी बॉडी में आता है? सेलुलोज। घास में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सेलुलोज। तुमसे पूछेगा कोई क्या इंसान सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाता है? नहीं। इंसान इसको डाइजेस्ट कर सकता है, स्टार्च। सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। क्या तुम घास को पचा सकते हो? और देखो हमारे स्टोमक में वैसा कुछ है नहीं, इसको पचाने के लिए कुछ स्पेशल तरह का बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। ये कहाँ पाया जाता है? घास खाने वाले जानवर। देखिए गाय सब, भैंस सबको देखता होगा, घास खाता है, अंदर पेट में जाता, फिर पेट से वापस आता, मुंह से ऐसे ऐसे जुगाली करता रहता है, देखते रहते हो, गिरता रहता, मुंह से टपकता रहता, यही होता है, इसी को डाइजेशन करता रहता है, समझ में आ रहा? तो देखो सेलुलोज कहाँ डाइजेस्ट होता है? रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल मतलब हुआ घास खाने वाला, जुगाली करने वाला। रूमिनेंट एनिमल्स सेलुलोज इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर कंपाउंड। जो करा ये जो रूमिनेंट एनिमल्स है ना, घास खाने वाला, उसका जो स्टोमक होता है, पेट जो होता है, उसका 4 गो कंपार्टमेंट होता है, 4 चैम्बर होता है, आगे पढ़ाया जाएगा, समझना? बचपन क्लास में भी पढ़ाया जाता है। तो उसके स्टोमक में एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जो उसको मदद करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, समझ में आ रहा? हमारे बॉडी में, इंसान के बॉडी में वैसा बैक्टीरिया नहीं है हमारे स्टोमक में, इसलिए हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, समझ में आ रहा? टर्माइट्स डाइजेस्ट सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया ट्राइकोनिम्फा प्रेजेंट इन देयर गट और इंटेस्टाइन। देखो टर्माइट्स एक जीव है, ठीक है? टर्माइट्स क्या है? जीव। टर्माइट्स मतलब होता है, देखो लकड़ी को खाने वाला, देखो कीड़ा, देख लकड़ी को खाने वाला कीड़ा, देखा था लकड़ी में कीड़ा लग गया लकड़ी को, वही होता है टर्माइट्स। ये लकड़ी है वो का बर्बाद, घून जाता है, लग जाता है, पूरा बर्बाद कर लेता है, यही होता है टर्माइट्स। ये भी टर्माइट्स क्या करता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। किसके मदद से? टर्माइट्स के स्टोमक में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है ट्राइकोनिम्फा। क्या नाम है? ट्राइकोनिम्फा। टर्माइट्स नाम का एक जीव है जिसको, इसके अंदर सेलुलोज का डाइजेशन हो सकता है, तो बोले ना हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? तो टर्माइट्स के स्टोमक में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। यही बैक्टीरिया क्या करता है? टर्माइट्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, समझ में आ रहा? ये इसके गट में पाया जाता है। गट मतलब इंटेस्टाइन, हाथ पढ़े हो ना, छोटी हाथ पढ़ी, हाँ, बड़ी हाथ। अब आगे देखो
मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसेटेस और फंगी डाइजेस्ट सेलुलोज। देखो आगे तुमको पढ़ाएंगे डाइवर्सिटी चैप्टर, बायोमोलिक्यूल जैसे ही खत्म होगा तो हमारा अगला यूनिट अब स्टार्ट, सेल वाला यूनिट 3 चैप्टर खत्म, अगला यूनिट होगा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यूनिट में बायोलॉजी में 4 चैप्टर आते हैं, तो उसमें तुमको बताएंगे कि जो बेसिडियोमाइसेटेस होता है मतलब फंगी का एक क्लास है, फंगी का बताएंगे 4 से 5 क्लास होता है, 3-4 क्लास होता है, उसमें एक क्लास ये भी होता है बेसिडियोमाइसेटेस। बेसिडियोमाइसेटेस का जो मेंबर्स होता है ना वो भी सेलुलोज को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। आगे देखो सिग्निफिकेंस, देखो अभी तक हम मोनोसेक्राइड के बारे में पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम शुरू किए बायोमोलिक्यूल्स में क्या कार्बोहाइड्रेट्स, क्या शुरू किए कार्बोहाइड्रेट्स भी बताएं 3 तरह का है, एक है मोनोसेक्राइड, एक है डाइसेक्राइड, एक है ओलिगोसेक्राइड। अभी हम पढ़ रहे हैं मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड का खत्म हो गया लमसम, अब इसमें एक चीज बाकी है मोनोसेक्राइड का सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब इसका महत्व क्या है, मोनोसेक्राइड कैसे हमको काम आता है, समझा। परीक्षा में पूछेगा सिग्निफिकेंस लिखने, इसका महत्व लिखने, इसमें 5 पॉइंट अभी हम समझा रहे हैं, 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कैसे हमको फायदा पहुंचाता है, समझ में आ रहा, इसका महत्व क्या है। पहला, मोनोसेक्राइड्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले बात, हमारे बॉडी में एनर्जी का स्रोत, ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन है, मोनोसेक्राइड्स। जैसे तुम्हारे बॉडी में एनर्जी का कमी हो गया, एनर्जी चाहिए, तुमको मोनोसेक्राइड खाना पड़ेगा, मोनोसेक्राइड लेना पड़ेगा। मोनोसेक्राइड में जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हो गया, समझा। ग्लूकोज इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल फ्यूल फॉर लिविंग बीइंग्स, इन एनिमल्स इट इज कॉल्ड ब्लड शुगर। ग्लूकोज तो सभी जीव को चाहिए, चाहे पेड़ पौधा मतलब जानवर है ना, इंसान है, सब में चाहिए कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है यूनिवर्सल है, ये ग्लूकोज कैसा मोनोसेक्राइड यूनिवर्सल फ्यूल है, तो सभी जीव को जरूरी है इसका। और इसको एक नाम से जानते हैं, इसको हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं, क्या पाया हमारे ब्लड में पाया जाता है। आगे देखो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी एक तरह का मोनोसेक्राइड है, इसको किस नाम से जानते हैं, फ्रक्टोज जो है फल में पाया जाता है, किसमें, फल, इसलिए फ्रक्टोज को कहते हैं फ्रूट शुगर। क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर, क्योंकि ये फल में पाया जाता है इसलिए इसको कहते हैं फ्रूट शुगर। और ये सबसे मीठा होता है, मोनोसेक्राइड जनरली मीठा होता है, मोनोसेक्राइड का टेस्ट देखोगे हमेशा मीठा होता है। और सबसे मीठा मोनोसेक्राइड किसको माना जाता है, फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज क्या बोलते हैं इसको, फ्रक्टोज को सबसे स्वीटेस्ट शुगर माना जाता है, सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन है, फ्रक्टोज। तो ये मोनोसेक्राइड का पहला इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस का महत्व था। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, डीऑक्सीराइबोज और 2-डीऑक्सीराइबोज इज फाउंड इन डीएनए। देखो डीऑक्सीराइबोज या 2-डीऑक्सीराइबोज ये भी एक तरह का मोनोसेक्राइड है, जो आगे पढ़ाएंगे डीएनए में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, डीएनए में। इट लैक्स ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2, और इसका स्ट्रक्चर तुमको हम पहले बता चुके डीऑक्सीराइबोज में। उसमें जो डीऑक्सीराइबोज का जो दूसरा नंबर कार्बन होता है वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, तीसरा नंबर पॉइंट मोनोसेक्राइड का और महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, राइबोज। राइबोज भी एक तरह का मोनोसेक्राइड है, जो कहां कहां पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, एटीपी में पाया जाता है, जीजीपी में पाया जाता है, सीटीपी में पाया जाता है, यूटीपी में पाया जाता है, एनएडीपी प्लस, एफएडी, एफएमएन, ये सारे कंपाउंड में तुमको कौन पाया जाता है, राइबोज। ये भी एक तरह का मोनोसेक्राइड होता है। अब ये सब कंपाउंड क्या होता है, धीरे धीरे तुमको बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा आगे देखो चौथा महत्व क्या होता है मोनोसेक्राइड का, मोनोसेक्राइड्स आर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स मतलब जब हमारे बॉडी में जैसे कोई डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, शरीर में जो भी जीव जंतु है, जो भी सजीव वस्तु जीव है ना, उसके अंदर शरीर में भी रिएक्शन होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट्स बनता है रिएक्शन के दौरान। तो उस इंटरमीडिएट क्या क्या बन सकता है, ग्लूकोज बन सकता है, फ्रक्टोज बन सकता है, जितने भी मोनोसेक्राइड वो बन सकता है। यानी मोनोसेक्राइड क्या है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स है, यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे शरीर के अंदर बनता है। अगला इंपोर्टेंस क्या, लास्ट, मोनोसेक्राइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट। देखो अभी तुम मोनोसेक्राइड से शुरू कियो, इसके आगे मोनोसेक्राइड्स देखो हम क्या बोले, मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह का है, 3 तरह का, एक को बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स, एक को बोलते हैं डाइसेक्राइड्स और एक को बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ये जो मोनोसेक्राइड जो खत्म होगा इसके बाद तुमको पढ़ाएंगे डाइसेक्राइड्स। क्या पढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा टाइप है डाइसेक्राइड, तीसरा पढ़ाएंगे ओलिगोसेक्राइड। तो कह रहा ये जो मोनोसेक्राइड है ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है हायर कार्बोहाइड्रेट्स का, मतलब आगे जो इसके आगे जो कार्बोहाइड्रेट तुम पढ़ोगे जैसे डाइसेक्राइड, आगे पढ़ोगे ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड, ये सब किससे से बना होता है, मोनोसेक्राइड से। किससे बना होता है, मोनोसेक्राइड। बात समझा ना, बताएंगे कैसे बनाते हैं। इसलिए ये मोनोसेक्राइड क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, अब बड़े से बड़े कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाला यूनिट है। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब उसको बनाने वाला है, जैसे डाइसेक्राइड भी मोनोसेक्राइड से बनता है। आगे पढ़ाएंगे ओलिगोसेक्राइड, वो भी मोनोसेक्राइड से ही बनता है। आगे पढ़ाएंगे पॉलीसेक्राइड, वो भी किससे बना होता है, मोनोसेक्राइड से। समझ में आ रहा? तो ये आपका इंपॉर्टेंस है।